हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी को पता है, जो पिछले क्लास में हम लोग क्या शुरू किए थे, मध्यकालीन भारत को शुरू कर चुके थे। ठीक है, पिछला जो क्लास है पहला वीडियो था मध्यकालीन भारत का। आज जो है दूसरा वीडियो है मध्यकालीन भारत का। मैं पहले ही बता चुका हूं कि जिन बच्चों को प्राचीन इतिहास को अगर जानना है, प्राचीन इतिहास जो भारत के जो प्राचीन इतिहास है उसको अगर पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में सारा वीडियो अवेलेबल है, जाकर वहां पर देख सकते हैं। शुरू से आप इतिहास को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये जो मध्यकालीन भारत जो है कल से शुरू हुआ है, कल पहला वीडियो था, आज दूसरा वीडियो है। उसको आप मध्यकालीन भारत से पढ़ना चाहते हैं तो कल के वीडियो से शुरू कर दीजिए, पढ़ते रहिए। पिछला जो क्लास है जो मध्यकालीन भारत का यानी कल का जो वीडियो है, अगर उसको नहीं देखे हैं सबसे पहले उसको देख लो यार, क्योंकि मैं हमेशा बताता हूं कि इतिहास एक कहानी की तरह, अगर शुरू से नहीं समझते आ रहे हो तो नहीं समझ आएगा। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ना है, कल का अगर जो बच्चे कल अगर हमसे जुड़े होंगे या कल का वीडियो जो देखे होंगे उनको पता होगा कि मैं बोला था कि आज के जो टॉपिक है मोहम्मद गौरी के बारे में आपको बुक से पढ़ के आना है ताकि बेहतर तरीका समझ आए। सच सच बताना कितने बच्चे पढ़ के आए। अगर जो बच्चे पढ़ के आया होगा वो आज बेहतर तरीका समझ पाएगा, और जो चीज़ें छूट जाएंगी बाई मिस्टेक, क्योंकि इंसान है, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें गलती से मिस्टेक आदमी बाई मिस्टेक बोल देता है या बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है। आप कमेंट कर जरूर बताइए। ये कब बताइएगा बताओ? ये जब आप पढ़ के आओगे घर से। जिस टॉपिक में पहले ही बता देते हैं कि अगला टॉपिक इससे ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा, तो अगर उसको आप घर से पढ़ के आ रहे हो तभी जाकर ना क्वेश्चन वगैरह करोगे, या आपको लगेगा किसी भी तरह का डाउट वगैरह तो कमेंट कर पूछोगे। ठीक है, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक में क्या है, मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले समझ लिए कि मैं हूं आलमगीर आलम, और आप क्या देख रहे हैं, आप अपना ही चैनल आलम स्टडी सेंटर 0 है। ठीक है, तो ये वीडियो शुरू करते हैं। मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ना है। पिछले क्लास में क्या पढ़ते लोग, महमूद गजनवी के बारे में पढ़ते लोग। ठीक है, जो तुर्क आक्रमणकारी का पहला चरण में उसको निपटा चुके थे लोग। आज जो पढ़ना है तुर्क आक्रमणकारी के बारे में पढ़ना है, दूसरा चरण है। ठीक है, इसमें मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ना है। मोहम्मद गौरी का सबसे पहले समझ लो कि इसका मूल नाम जो था यानी ओरिजिनल जो नाम था सिहाबुद्दीन। एक और इसका बड़ा लंबा नाम है, उसको उतना जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिहाबुद्दीन याद रखो कि मोहम्मद गौरी का जो नाम था क्या था, सिहाबुद्दीन नाम था, मूल नाम। ठीक है, 1173 ईस्वी में ये शासक बनता है। कहाँ का शासक बनता है? अफगान का, अपने क्षेत्र का, यानी ये अफगान का ही शासक है ना सब ना। तो ये अपने क्षेत्र का शासक बनता है कौन है ना, ये 1173 ईस्वी में। 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आता है, आक्रमण करता है। मुल्तान कहाँ है? पाकिस्तान क्षेत्र में। ये कल के वीडियो में बता चुका था। सिंध, मुल्तान, पंजाब, इन सब क्षेत्रों पर ही आक्रमणकारी आते थे, पहले आक्रमण करते थे। तो मुल्तान पर आक्रमण करके जीत जाता है। ये कौन? ये मोहम्मद गौरी। सबसे पहले कब आता है? 1175 में। उसके बाद 1178 ईस्वी में, देख सकते हैं 1178 ईस्वी में राजस्थान में जाता आक्रमण करना है, राजस्थान पर। ठीक है, तो राजस्थान पे ईश्वर चल जाता आक्रमण करने। इसको पता ही नहीं था कि उस समय राजस्थान के कौन था शासक, भीम द्वितीय नामे था भीम, और भीम से चल रहा था लड़ने के लिए मोहम्मद गौरी। इसको ध्यान नहीं होगा कि किससे लड़ने जा रहे हैं। तो भीम द्वितीय से लड़ने जाता है 1178 ईस्वी में। राजस्थान के शासक है भीम द्वितीय। तो जो भीम द्वितीय जो है इसको हरा देता है, मौन भर पीटता है मोहम्मद गौरी को। पहली बार किसी विदेशी आक्रमणकारी या मुस्लिम आक्रमणकारी की हार होती है। देखो, पहला आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में, अरब आक्रमणकारी। वो भी नहीं हारता है, आता है, जीत जाता है, कुछ क्षेत्रों में शासन करता है, वहां से लूटपाट कर करे जितना दिन रहता है लूट उट कर चला जाता है। उसके बाद दूसरा आक्रमणकारी आता है तुर्क आक्रमणकारी, जो अफगान के थे। कौन? ये महमूद गजनवी। 17 बार आक्रमण करता है, हर बार आता था लूट के चला जाता था, हारता कभी नहीं था। ठीक है, ये मोहम्मद गौरी जो था ना, पहली बार हारा था किसी से। भीम द्वितीय जिनका नाम है, राजस्थान के शासक है, उनसे पहली बार हारा था। तो पूछेगा कि मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी को पहली बार हार किस शासक के विरुद्ध में हुआ या कहाँ युद्ध किया तो हारा? तो राजस्थान के शासक भीम द्वितीय से युद्ध के दौरान 1178 ईस्वी में पहली बार मुस्लिम आक्रमणकारियों की हार होती है। समझ आया कि नहीं समझा? उसके बाद ये राजस्थान से हार जाता है तो लाहौर में ही शिफ्ट हो जाता है। लाहौर कहाँ है ये पता होना चाहिए। ये मैप वगैरह तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैप अगर दिमाग में लोड है तो बहुत सारी चीज़ें आप क्लियर रूप से समझ पा रहे होंगे। तो लाहौर तक ही सीमित रह गया, तो लाहौर वगैरह क्षेत्र को जीतता गया, उन्हीं सब क्षेत्रों में अपना वहाँ पर कब्जा करके रहने लगा। अब लाहौर से ये पंजाब की तरफ बढ़ा, इधर राजस्थान से तो हट गया। अब किधर राजस्थान है, किधर लाहौर है, ये सारी चीज़ें अगर भाई मैप नहीं समझ पा रहा होगा सब, तो बहुत सारी चीज़ें तो बहुत सारे बच्चे तो लगते हैं पूछने की सर ये कहाँ है ना। ठीक है, तो ऑफलाइन क्लासों में भी बता रहा था ना, तो बहुत सारे बच्चे को पता ही नहीं था कि ये लाहौर किधर है, तो पंजाब किधर है, ये सब। देखो, ये पाकिस्तान वगैरह ये तो मालूम होना चाहिए कि ये पाकिस्तान है, ये कम से कम पता है कि नहीं, ये डेंजर कर देते हैं पाकिस्तान, ये सब क्षेत्र पाकिस्तान है। यहीं पे ये सब लाहौर, सिंध, पंजाब है ना। पंजाब खैर भारत में भी है, ये सब, ये आधा पंजाब पाकिस्तान में, आधा पंजाब भारत में है। बंटवारा के बाद पंजाब आधा भारत में पाकिस्तान में रह गया, और आधा जो है
क्या हुआ, हिंदुस्तान में आ गया। तो इन्हीं सब क्षेत्रों में सिंध, बलूचिस्तान, मुल्तान, ये जो लाहौर वगैरह जो क्षेत्र है सब पाकिस्तान का ही क्षेत्र है, इसी पाकिस्तान वगैरह का क्षेत्र है। यहीं पर आते थे, यहीं पर अपना डेरा डाल के रह जाते थे जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी थे। तो ये यहाँ से कहाँ, ये राजस्थान है, यहाँ मालूम है कि नहीं, ये राजस्थान है। तो ये राजस्थान में आया था लड़ने के लिए मोहम्मद गौरी, यहाँ पिटा के चला गया, किससे, भीम द्वितीय से पिटा गया 1178 में। उसके बाद ये लाहौर में ही सीमित रह गया, पाकिस्तान के लाहौर में ही वहीं पर रह गया। अब ये बढ़ने की कोशिश किया पंजाब की तरफ, पंजाब की तरफ बढ़ा, पंजाब के भटिंडा पर यह आक्रमण कर दिया, वहाँ के क्षेत्र पर कब्जा करने चला। तब क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय जो थे, पृथ्वीराज चौहान को गुस्सा आ गया कि हमारी तरफ, हमारे एरिया में घुस रहा है। ठीक है, भीम द्वितीय से लड़ाई हुआ तो कोई टेंशन नहीं था, उनके तरफ एरिया में घुसा। यही हमारे देश के राजाओं की कमियां थी कि उस राजा से लड़ाई होती थी तो दूसरा राजा नहीं पूछता था, जिसके कारण इसी का फायदा उठाकर बहुत सारे आक्रमणकारी भारत में इंटर करते गए, लूटते गए। कि आप दूसरे के सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जाहिर सी बात है आज उसको लूट रहा है, कल आपको लूटेगा, कल आप पे कब्जा करेगा। तो ये चीज़ अगर पहले से क्लियर रहती तो बहुत ये आक्रमणकारी वगैरह भारत में नहीं आ पाते। यहाँ पे भीम द्वितीय, भले ही भीम द्वितीय अकेले इसको मार मुर के हरा वरा के पीट पाट के भेज दिए ये मोहम्मद गौरी को। उसके बाद ये कहाँ बढ़ा, पंजाब की तरफ भटिंडा क्षेत्र में ये बढ़ता है। ठीक है, वहाँ पर बढ़ता है तो ये पृथ्वीराज चौहान से विवाद हो जाता है, क्योंकि हमारे एरिया में काहे बढ़ रहा है। पृथ्वीराज चौहान का कहना था कि हमारे एरिया में काहे बढ़ रहा है, तो दूसरा एरिया में जा, हमारे एरिया में मत आओ। ठीक है, अब विवाद होता है तो जाहिर सी बात है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध होगा ही। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ाई होती है, जिसको कहा जाता है तराइन का प्रथम युद्ध। और दूसरी फिर से बार युद्ध होती है 1 साल बाद फिर से, उसको कहा जाता है तराइन का द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध होती है 1191 में, द्वितीय युद्ध होती है 1192 में। तराइन का प्रथम युद्ध कब हो रहा है, 1191 में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। पहली तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी फिर से हार जाता है। एक तो उधर भीम द्वितीय से हारा था, दूसरी बात फिर मोहम्मद गौरी से हार जाता है। समझे कि नहीं समझा? अब ये हार जाता है, इसके हारने का एकमात्र कारण क्या था कि पृथ्वीराज चौहान तो बहुत ज़्यादा प्रतापी शासक थे ही, और इस साथ साथ उनका एक सहयोगी राजा थे, वो क्या नाम था उनका, जयचंद। गढ़वाल के शासक जयचंद भी इनका सपोर्ट कर देते हैं, और दोनों मिलकर मोहम्मद गौरी को मन भर पीटता है लोग। मोहम्मद गौरी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन 1191 में लड़ाई होती है, प्रथम तराइन युद्ध, ये क्लियर रखना। और 1 साल बाद तुरंत ही 1192 में फिर से आ जाता है लड़ने के लिए। पृथ्वीराज चौहान चौंक जाते हैं, घबरा जाते हैं कि ये फिर से कैसे आ गया। वो सोचते रह जाते हैं कि ये अब इतना इसको मारे, इतना पीटे हैं, ये तो मरते मरते बचा है, फिर 1 ही साल में ये वापस कैसे आ गया। तब उनको मालूम चलता है क्या कि जयचंद जो हैं इस बार जो हैं मोहम्मद गौरी के साथ मिल गए हैं। और क्यों मिल गए हैं ये कहानी मैं पहले भी बता चुका हूँ, शॉर्टकट में फिर से कहानी सुना देता हूँ। पहले युद्ध, तराइन के प्रथम युद्ध में ये पृथ्वीराज चौहान और जयचंद साथ में रहते हैं और मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं। उसी बीच में क्या होता है कि जयचंद की जो बेटी हैं, वो जयचंद अपनी बेटी की शादी के लिए स्वयंवर कराते हैं। लेकिन जयचंद की बेटी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में क्या चलता है, उनके बीच में प्रेम संबंध चलता है, यानी दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। ये बात जयचंद को नहीं मालूम था। तो स्वयंवर जहाँ चल रहा था ना, यानी स्वयंवर क्या होता है ये पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, जिसको नहीं पता होगा पिछला वीडियो जाकर देख ले, समझ जाएगा कि बात को 20 बार बताने से कोई फायदा नहीं है। तो स्वयंवर में से ही क्या किए, पृथ्वीराज चौहान जयचंद की बेटी को उठा ले गए। इस बात से जयचंद काफ़ी खफा थे, काफ़ी गुस्सा थे। इसी का फायदा उठा लिया कौन, मोहम्मद गौरी। खबर भिजवाया कि आप कैसे राजा हैं, आपका बेटी को उठा के लेके चला गया पृथ्वीराज चौहान, आइए मेरे साथ मिलिए और पृथ्वीराज चौहान को हराया जाएगा, मारा जाएगा उसको। जयचंद गुस्सा में थे, मिल गए किसके साथ, मोहम्मद गौरी के साथ। और गौरी के साथ मिलकर किसके विरुद्ध फिर से युद्ध शुरू कर दिया, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध जो पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध में युद्ध हो गया। अब जयचंद सपोर्ट किसको कर रहे थे, मोहम्मद गौरी को। तो जाहिर सी बात है पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई, क्योंकि आपको पता ही है घर के भेदी लंका ढाए। घर का कोई आदमी अगर मिल जाएगा दूसरे दुश्मन से तो आपका घर ढहना जरूरी ही है। ठीक है, मतलब ढह ही जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़, वही हाल यहाँ हुआ। जयचंद मिल गया गौरी के साथ और दोनों मिलकर पृथ्वीराज चौहान जी को हरा दिया लोग। यहाँ पे क्या किया, ये पृथ्वीराज चौहान को कब्जा करके लेकर चला गया। ये सारी चीज़ें मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, आगे हम लोग को देखना है। उसके बाद 1191 में तराइन का युद्ध हो गया। 94 में अब क्या किया, पृथ्वीराज जो गौरी था वो बोला कि गौरी, पृथ्वीराज चौहान को तो कब्जा करके उनको तो खत्म करिए दिए लोग, ठीक है, वो तो जेल में बंद करिए दिए। अब बच गया आप बड़ी हमको हमारा साथ दिए थे, अब आइए आप। 1194 ईस्वी में जयचंद के विरुद्ध भी युद्ध शुरू कर दिया गौरी। उस युद्ध को कहा गया चंदावार का युद्ध। क्या कहा गया, चंदावार का युद्ध, जयचंद के विरुद्ध। अब जैसी करनी वैसी मिला इनको, वहाँ पे जयचंद की हार हो गई। इस तरह क्या किया मोहम्मद गौरी,
इनको भी हरा दिया, पृथ्वीराज चौहान को भी हरा दिया और जयचंद को भी हरा दिया और पूरी तरह से भारत में इंटर कर गया। समझ आया कि नहीं समझ आया? अब 1198 ईस्वी में क्यों समझना है, 1198 ईस्वी में जो मोहम्मद गौरी के एक सेनापति था, उसका नाम था बख्तियार खिलजी, वो ससुरा बिहार तक आ गया था। बिहार के बहुत सारे क्षेत्रों पर आक्रमण करने लगा था। सबसे हरामी टाइप का क्रूर शासक था, बहुत ही खचड़ा शासक था बख्तियार खिलजी। ठीक है, ये भारत में के बहुत सारे क्षेत्रों में घूमा और बहुत सारे क्षेत्रों में आक्रमण किया, लूटपाट किया। इसकी एक अलग बटालियन थी ना, बहुत ही खचड़ा टाइप का बटालियन थी, बहुत ही खराब बटालियन। कहीं भी जाता था तो लूटपाट बड़ी भयानक तरीका से करता था। ठीक है, ये बिहार में आता है और बिहार के नालंदा में जाता है। इतना हरामी है कि नालंदा में गया और नालंदा विश्वविद्यालय जो विश्व की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, जो हॉस्टल सुविधा वगैरह दिया था, सबसे प्राचीन, इससे प्राचीन थी भले तक्षशिला था, लेकिन हॉस्टल सुविधा देने वाली सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय जो नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ पे हर्षवर्धन के समय में हेवेंगसंग आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फायान आया था। इतने महान महान शासक यहाँ से गए थे, यहाँ पे आके, और इतने महान महान विदेशी यात्री आके यहाँ से पढ़े थे नालंदा विश्वविद्यालय। उस नालंदा विश्वविद्यालय को ये बख्तियार खिलजी का किया, जला दिया। बताओ, उसमें इतना महान महान बहुत सारे किताब थे, इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी, नहीं इतनी ज्यादा किताब थी कि ऐसा माना जाता है कई महीनों तक आग उसमें जलते रह गया। कई महीनों तक, समझ जाओ कि कितना भीषण आग लगाया था कि कई महीनों तक आग उसमें जलते रह गए। कहाँ पे? नालंदा विश्वविद्यालय पूरी तरह से तहस नहस कर दिया ये बख्तियार खिलजी। याद रखना, बख्तियार काकी और एक बख्तियार खिलजी, दो नाम एकदम अलग अलग है, स्पष्ट रूप से ध्यान रखना। बख्तियार काकी जो थे सूफी संत थे, उनको मार धार से कोई मतलब नहीं था, और बख्तियार खिलजी जो था वो बहुत ही हरामी टाइप का था। वो किसका सेनापति था? मोहम्मद गौरी का सेनापति था, जो बिहार के नालंदा क्षेत्र में गया और वहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया पूरी तरह से, और वहीं पे एक शहर बसाया। उस शहर का क्या नाम रखा? बिहार शरीफ। क्या नाम रखा? बिहार शरीफ, यानी बिहार शरीफ शहर इसी ने बसाया है। नाम में बदल देना चाहिए इस बिहार शरीफ का, ऐसा ऐसा छोटा सा नाम रखा है, लो नाम बदल दो। मैं कल भी क्या बोल रहा था कि 2-4% ऐसे हरामी मिलेंगे जो पूरी मुस्लिम समाज को बदनाम कर दिए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्या, 1205 ईस्वी में खोखर जनजातियों के विरुद्ध में मोहम्मद गौरी उसके विरुद्ध में अपना अभियान वगैरह शुरू करता है। 1205 में खोखर जनजाति, 1200 उनको बहुत ज़्यादा, खोखर जनजाति को बहुत ज़्यादा क्षति होती है, मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा लूटपाट करता है ये। और 1206 में, यानी 1206 में, 1205 में खोखर जनजाति के विरुद्ध अभियान करता है, और 1206 में ये यहाँ से वापस जाने लगता है। अब अफगानिस्तान बोलता है कि हम जा रहे हैं, और यहाँ पे दूसरे किसी को शासक बना के चला गया। कौन शासक बना बताएंगे, अभी जस्ट बताएंगे। ठीक है, 1206 में जब ये वापस जाता है तो खोखर जनजाति का ही एक व्यक्ति है, उसका नाम क्या है? रामखाल। रामखाल क्या करता है? इसका खाल उधेड़ देता है, यानी कि रामखाल मोहम्मद गौरी को रास्ते में पकड़ के चाकू मार मार के मुआ देता है, मार डालता है। ठीक है, यानी कि खोखर जनजाति का एक था रामखाल, ठीक है, वो 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को मार के खत्म कर देता है। ठीक है, समझ आया कि नहीं समझ आया? अब मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम थे। एक गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा का यालदोज, तीसरा का नाम कुबाजा। कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदोज, कुबाजा, 3 गुलाम थे। ये तीनों गुलाम किसके थे? मोहम्मद गौरी के। उस समय गुलाम प्रथा वगैरह बहुत ज़्यादा चलती थी। ठीक है ना, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या किया? शासक बना के चला गया। कहाँ का शासक? दिल्ली का शासक बना के चला गया कुतुबुद्दीन ऐबक को। कौन? मोहम्मद गौरी बना के चला गया, और जा रहा था तो इसी रास्ते में खोखर जनजाति वाला इसको निपटा दिया। ठीक है, ससुरा पहले थोड़ा निपटाया रहता था, ये दिल्ली का शासक को नहीं बनता, लो सबको निपटा दिया रहता। तो दिल्ली का शासक कौन बन गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ से शुरू होता है दिल्ली सल्तनत, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा, उस गुलाम वंश को शुरू करेगा, दिल्ली पर शासन करेगा, इसका वंश चलेगा, उसके बाद से खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, बहुत सारे वंश आएंगे। धीरे धीरे सारे वंश को हम लोग डिटेल से समझा जाएगा, पढ़ा जाएगा। ठीक है, छोटा छोटा वीडियो बनाया जाएगा ताकि आपको क्लियर तरीके से समझ आ सके, बेहतर तरीके से समझ आएगा। कहीं भी किसी भी तरह का डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, मैं बार बार बोलता हूँ, क्वेश्चन करके कमेंट कर क्वेश्चन वगैरह पूछते रहिए, ताकि आपको भी समझ आते रहेगा और मुझे भी समझ आता रहेगा कि आपको बेहतर तरीका से समझ पा रहे हैं या सीख पा रहे हैं। समझ आया कि नहीं समझ आया? ये जो मोहम्मद गौरी के बारे में वीडियो वगैरह था, ये क्लास जो था, ये मोहम्मद गौरी के बारे में था। इसको आप लोग डिटेल से समझ लीजिए। इसमें जहाँ भी दिक्कत है कमेंट करके जरूर पूछना। 1 मिनट में इसको थोड़ा सा रिविजन कर देते हैं, जल्दी जल्दी आपको फिर से देख लीजिए। मोहम्मद गौरी जो है, इसका मूल नाम क्या है? शिहाबुद्दीन है। 1173 ईस्वी में ये अफगान का शासक, मतलब अपने क्षेत्र का शासक बनता है 1173 में। 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण करता है। 1178 ईस्वी में राजस्थान पर आक्रमण करता है। भीम द्वितीय उस समय के शासक थे, उनसे ये मोहम्मद गौरी हार जाता है। पहली बार
तुर्क शासकों या किसी भी विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारियों की हार होती है। ठीक है, अपना ये क्षेत्र बना लेता है लाहौर में केंद्र बनाकर वहीं पे रहता है और वहाँ से योजना बनाता है आगे बढ़ने के लिए। पंजाब के भटिंडा क्षेत्र में ये बढ़ने की कोशिश करता है, जिसके कारण मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में विवाद हो जाती है। विवाद के फलस्वरूप 2 युद्ध होता है, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध 1191 और 1192 में। पहली तराइन के युद्ध में गौरी फिर से हार जाता है और दूसरी तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी जो है जीत जाता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को ये कैदी बनाकर, बंदी बनाकर लेकर चला जाता है। ठीक है, लेकर जाता है। ठीक है, ये जीतने का कारण क्या था? जयचंद थे। जयचंद की कहानी हम समझाती है। 1194 ईस्वी में चंदावार का युद्ध था, जिसमें जयचंद को भी हरा देता है। कौन? मोहम्मद गौरी हरा देता है। ठीक है, क्योंकि अब तो जयचंद को कोई सपोर्ट करने वाला था नहीं, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जी तो कैद में थे। उसके बाद 1198 ईस्वी में इसका सेनापति जो था बख्तियार खिलजी, वो क्या करता है? नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरह से खत्म कर देता है, ध्वस्त करता है, और इसी ने एक बिहार शरीफ नामक शहर को बसाया है। ठीक, उसके बाद 1205 ईस्वी में खोकर जनजाति के विरुद्ध में अभियान शुरू करता है ये मोहम्मद गौरी, जिसके कारण 1206 ईस्वी में खोकर जनजाति का ही एक व्यक्ति राम खाल जो है इसका खाल उधेड़ देता है, यानी इसको मार देता है। ठीक है, अब जो मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम थे, एक गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा यालदोज, तीसरा कुबाजा। ये तीनों गुलाम जो थे, इसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी जो है शासक बनाकर चला जाता है। शासक कहाँ का शासक? दिल्ली का शासक बनाकर चला जाता है। इस तरह दिल्ली सल्तनत शुरू होता है। अब दिल्ली सल्तनत में कौन कौन सा वंश आएंगे, उसके बारे में हम लोग को डिटेल से कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो जरूर पूछिएगा, और वीडियो बेहतर तरीके से समझ आ रहा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर दूसरे किसी वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।